दोस्तों जिस टाइम आप सब लोग सो रहे हो उस वक्त आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास वक्त है और आप लोग इंग्लिश ऑथेंटिक वे में आप लोग सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग जो स्किल है उसको आप इनलार्ज करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं द हिंदू एडिटोरियल का पार्सिंग। यानी इसमें हम द हिंदू एडिटोरियल से कोई आर्टिकल लेकर उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैं आपको ट्रांसलेशन, उसके वोकैबुलरी तो बताऊंगा, साथ में हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन होता है, उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ग्रामेटिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग जो है वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रूल्स पर ही हम लोग फोकस्ड रहते हैं। हमें रूल्स के साथ साथ हमें उनके फंक्शंस और एनालिसिस की भी इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। आजकल जो कंपटीशन के एग्जाम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स्ड पैटर्न है उन पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको आपके एनालिसिस के आधार पर आपको जो सेंटेंस है उसका ग्रामेटिकल करेक्टनेस है वो आपको चेक करनी होती है। ये कब होगा, जब हम लोग लैंग्वेज को एनालिसिस करना सीख जाते हैं, तो ही हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ग्रामर के जो पॉइंट्स होते हैं दोस्तों वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। कुछ भी उसमें चेंज कर कर हम सेंटेंस के फॉर्मेशन में बदलाव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिटिकल इंग्लिश लैंग्वेज को आपको डिस्कस करना है, आपको स्टडी करना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें, फैक्ट्स, ग्रामेटिकल फीचर्स मैं आपके लिए इसमें प्रेजेंट करने वाला हूं। तो पार्सिंग वर्ड को मैं पहले आपको बता दूं कि पार्सिंग वर्ड एक तरह से पोस्टमार्टम होता है, यानी लैंग्वेज का पोस्टमार्टम। हम लोग एक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, उसके हर एक फीचर को, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। आप एक एक लाइन को समझते रहिएगा दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल का आर्टिकल है रूल ऑफ मॉब, ठीक है। इसके थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि कोई भी वर्ड जो है सेंटेंस में स्ट्रक्चर और उसके कॉन्टेक्स्ट के आधार पर उसका जो मीनिंग है वो बदल जाता है, ठीक है। यहां पर जैसे आप एक वर्ड देख पा रहे हैं रूल, तो रूल का बेसिक मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, कई मीनिंग्स होते हैं इसके, वैसे नियम भी होता है, लेकिन यहां पर रूल जो है वो शासन के लिए आया हुआ है, ठीक है। रूल ऑफ मॉब, मॉब क्या होता है, एक ऐसी क्राउड, रूल जो है वो क्राउड का ही एक सिनोनिम है, लेकिन ये ऐसी क्राउड होती है जो वायलेंट होती है, यानी उग्र भीड़, जो दंगे फसाद करने वाली भीड़ होती है उसको हम मॉब बोलते हैं। तो भीड़ का शासन, इसका जो सेंस बनता है वो भीड़ का शासन है, ठीक है। लिंचिंग पॉइंट टू अ ब्रेकडाउन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन सेवरल स्टेट्स। देखो एक एक वर्ड पर चीजें बहुत ही आपको सिंपल सी लग सकती है, लेकिन उन सिंपल से फैक्ट्स के अंदर भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो फैक्ट्स है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। लिंचिंग्स क्या होती है, सबसे पहले देखो समझ लो। आपको हर वर्ड का हिंदी मीनिंग भी आपको आना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड का सेंस और उसका मीनिंग समझना है। लिंचिंग होता है दोस्तों जब भीड़ है जो है वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी किसी को पनिश करती है, ठीक है ना। यानी कोई पर्सन जो ऑथराइज्ड नहीं है सजा देने के लिए, लेकिन वो पर्सन अगर किसी पर्सन को या सजा देता है, पनिश करता है, किसी की मार कुटाई करता है, उसको लिंचिंग बोलते हैं, ठीक है। मारपीट ही है, ध्यान रखिएगा, लिंचिंग का अर्थ यहाँ पर मारपीट ही है। लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कोई भी कानूनी हक नहीं है, अगर वो किसी को पीटता है, सजा देता है, पनिश करता है, तो उसको लिंचिंग बोला जाता है। तो लिंचिंग जो आज चल रही है, पॉइंट टू अ ब्रेकडाउन, वो किसकी तरफ इशारा कर रही है। पॉइंट टू है, इसका अर्थ क्या हुआ, इशारा करना। वो क्या इशारा कर रही है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का अर्थ दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ब्रेकडाउन एक नाउन के तौर पर यहां पर सेंटेंस में काम आया है, क्योंकि इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है। आर्टिकल के बाद में जो भी वर्ड रखा जाता है वो सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है, ठीक है। ब्रेकडाउन एक वर्ब होती है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ब्रेक के बाद में डाउन, ये दो वर्ड्स में हम यूज करते हैं। ब्रेकडाउन का अर्थ होता है कोई भी मशीन अगर फंक्शन करना बंद कर देती है उसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं।
तो यहां पर मारपीट लिंचिंग जो है ये आपका सब्जेक्ट है, पॉइंट टू आपकी वर्ब है, और क्या पॉइंट कर रहा है, ब्रेकडाउन की तरफ, कि ब्रेकडाउन खराब हो चुका है या जो सरकार है वो अभी उसमें कुछ खामियां आ चुकी है। ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन सेवरल स्टेट्स, कि यहां पर बता रखा है कि लिंचिंग इस तरफ इशारा कर रही है कि कई सारे स्टेट्स में, सेवरल का अर्थ है कई सारी, मैनी, कई सारे स्टेट्स में जो कानून है, कानून उसका जो शिकंजा है वो टूट चुका है, यानी कानून अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है जब सब्जेक्ट का कार्य करता है तो उसको जेरंड कहा जाता है, ठीक है, और वो जेरंड नाउन का ही फंक्शन देता है। तो लिंचिंग यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट आपकी वर्ब है। अब इसको, ये तो इसकी एक तरह से इसका टाइटल हो गया उसका। अब देखो क्या कह रहा है, द लिंचिंग ऑफ 3 पीपल, लोगों, लिंचिंग ऑफ 3 पीपल, 3 लोगों की जो पिटाई हुई है। अब लिंचिंग वर्ड का मतलब यहाँ पर पिटाई से है, समझ चुके हो आप। द के बाद में यहाँ पर हमने इसका यूज किया, तो ये भी आपका सेंटेंस में क्या है, नाउन। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, 3 पीपल, पीपल यहाँ पर नाउन है और उसके पहले 3 लगा हुआ है, तो ये एक आपका डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हम इसको कह सकते हैं। 3 लोगों की जो पिटाई हुई है। अब अलीज्ड का अर्थ यहां पर दोस्तों होता है सो कॉल्ड, अलीज्ड का अर्थ होता है सो कॉल्ड, तथाकथित हम कह सकते हैं, ठीक है। कैटल थीव्स सस्पेक्टेड टू बी बांग्लादेशी नेशनल्स। अब देखो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अलीज्ड तथाकथित, कैटल थीव्स, देखो ये एक ही एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा पूरा। कैटल थीव्स, अलीज्ड कैटल थीव्स सस्पेक्टेड, ये 4 वर्ड यहां पर एक सिंगल नाउन फ्रेज का फंक्शन दे रहा है। सस्पेक्टेड का अर्थ होता है दोस्तों जो आशंकित है ना, जो मतलब जिसकी आशंका है। आशंका किसकी है, मवेशी को चुराने वाले लोगों की। यानी ये जो 3 लोगों पर यहां पर जो लिंचिंग हुई है, ऐसा माना जा रहा था कि ये वो लोग हैं जो मवेशियों को, पशुओं को चुरा कर लेकर जाता है, टू बी बांग्लादेशी। और ये कौन थे, बांग्लादेशी। अब इस लाइन को इतनी मतलब जैसे हमने इलेबरेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि जिन लोगों की लिंचिंग हुई है वो ऐसा माना गया है कि शायद ये बांग्लादेशी है और ये पशुओं को चुराने वाले लोग हैं। नेशनल्स का अर्थ दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा सिटीजन से लिया गया है। नेशनल का अर्थ क्या है, सिटीजन। इन सदर्न आसाम्स करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, और ये जो लिंचिंग हुई है ये कहां हुई है, इन सदर्न आसाम्स करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, ये जगह है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ऑन जुलाई 18, ये भी टाइम है, एडवर्ब है। वॉज द सेकेंड सच डिस्टर्बिंग इंसिडेंट, और ये दूसरा ऐसा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है, ऐसा परेशान करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला इंसिडेंट, घटना है इन रिसेंट वीक्स इन द एरिया, जो हाल ही के दिनों में इस एरिया में हुई है। तो कहने का मतलब ये जो मॉब लिंचिंग हुई है ये इन दिनों में सेकंड टाइम हो चुका है, इससे पहले भी एक बार किसी के ऊपर मॉब लिंचिंग की गई है। तो यहां पर देखो इसका सेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इन रिसेंट वीक्स की हम बात कर रहे हैं, इन रिसेंट वीक्स और इन द एरिया। देखो रिसेंट वीक्स की हम बात कर रहे हैं, वीक्स आपका नाउन है, रिसेंट यहां पर नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए सेंटेंस में कौन है, एडजेक्टिव, और इन जो है वो आपका प्रेपोजिशन है। और तीनों को मिलाकर जब हम एक सेंस में देखते हैं तो ये सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। तो जो वर्ड टाइम को रेफर करता है वो सेंटेंस में एडवर्ब होता है। इन द एरिया प्लेस को रेफर कर रहा है, तो ये भी इन द एरिया जो है पूरा एक्सप्रेशन जो है ये एडवर्ब का फंक्शन दे रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अपने बात कर रहे हैं डिस्टर्बिंग। देखो इंसिडेंट नाउन है और नाउन भी कैसा, इंसिडेंट कैसा, तो परेशान करने वाली है, यानी डिस्टर्ब करने वाली। तो ये भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन दे रहा है। ध्यान रखना है देखो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव भी बन सकता है और सेंटेंस में नाउन भी बन सकता है। सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है तो वो नाउन होगा, और सब्जेक्ट या नाउन से पहले यूज किया जाता है उस नाउन की विशेषता बताने के लिए, तो वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन देता है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ऑन जून, देखो ऑन जून 1, ये भी टाइम की बात कर रहा है, तो सेंटेंस में क्या है, एडवर्ब।
अ 43-year-old बांग्लादेशी नेशनल। अब देखो ये पूरी आपकी नाउन फ्रेज है जिसमें एक पर्सन की बात हो रखी है, एक नेशनल की हमने बात देखी थी सिटीजन। कई बार आपके जो पैसेज होता है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर नेशनल जो वर्ड है, ये नेशनल वर्ड किसको रेफर कर रहा है या इसके लिए कोई सिनोनिम बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल वर्ड का मीनिंग क्या है और उसके क्या क्या सिनोनिम्स बन सकते हैं। तो आप क्या कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं क्या कि नेशनल वर्ड के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं। एक नेशनल वर्ड का सिनोनिम आप एलियन ले सकते हैं। हालांकि एलियन का मतलब कुछ लोग सोचते हैं एलियन का मीनिंग होता है जो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है। एलियन का पर्सन होता है जो हमारे लिए स्ट्रेंज है, हमारे लिए अजनबी है या किसी दूसरे जगह से आया हुआ है या जो फॉरेन लैंड से आया हुआ है, दूसरे विदेशी इंसान को हम बोल सकते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, फिर हम इस सिटीजन वर्ड इसका सिनोनिम ले सकते हैं। नेशनल का सिटीजन नागरिक होता है। इसके लिए एक वर्ड आता है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट भी यूज होता है। सब्जेक्ट का अर्थ प्रजा होता है। राजा की प्रजा क्या है? सब्जेक्ट। तो वहां के निवासी हुए ना सब्जेक्ट। तो नेशनल वर्ड के 3 सिनोनिम आपके सामने हो सकते हैं। वॉज लिंच्ड, तो एक 43 साल का 43 इयर्स का एक ओल्ड बांग्लादेशी पर्सन था जिसकी मार पिटाई हुई थी इन पुटनी टी स्टेट, एक जगह है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, स्टेट का अर्थ जो होता है वो होता है बागान। जैसे चाय के जो बड़े बागान होता है, ठीक है, या जागीरें जो होती हैं, राजा महाराजा जो जागीर देते थे अपने सामंतों को, उसको भी स्टेट कहा जाता था। लेकिन अब इसका हम मीनिंग नहीं लेंगे क्योंकि ये देखो तीनों कैपिटल में लिखा हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है सेंटेंस के बीच में वो प्रॉपर नाउन होता है और वो एक टाइटल होता है, किसी का नाम होता है जिसको हम उसका ट्रांसलेशन नहीं करते या उसका मीनिंग नहीं देखते, हम उसको एज इट इज हम उसको सेंटेंस में पढ़ते हैं। तो ये जो टी स्टेट है ये कहां सिचुएटेड है? अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो इसकी जो लोकेशन है वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से लगभग, अबाउट का अर्थ यहां पर है ऑलमोस्ट, लगभग 3 किलोमीटर दूर है। देखो, फ्रॉम द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, फ्रॉम का अर्थ होता है किसी जगह के ओरिजिन की बात, किसी जगह के स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। तो ये जो टी पुतनी स्टेट जो है वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर है। और 3 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं है, अबाउट का यूज दे रखा है। अबाउट का अर्थ यहां पर है लगभग, ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये सेंटेंस में प्रेपोजिशन का कार्य करता है। अब दोस्तों देखो, हम लोगों ने जनरली पढ़ा है जैसे इंडिया किसी प्लेस का नाम है। इंडिया अगर प्लेस का नाम है तो ये सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? नाउन का काम करता है। लेकिन आपको ऐसे छोटे बेसिक फैक्ट्स भी आपको आने चाहिए। ध्यान रखिएगा कि यहां पर बात हम बॉर्डर की कर रहे हैं, हम बात इंडिया की नहीं कर रहे, हम बात बांग्लादेश की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर की। तो बॉर्डर यहां पर नाउन है और बॉर्डर भी कौन सा? इंडिया और बांग्लादेश, यानी इंडिया बांग्लादेश वर्ड इस बॉर्डर को डिफाइन कर रहा है। तो ये दोनों वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ड चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसको सेंटेंस में यूज के आधार पर हम डिसाइड करते हैं वेदर द वर्ड इज नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। अब इंडिया और बांग्लादेश अगर जैसे प्लेस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली नाउन होंगे, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर को डिफाइन किया गया कि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर, तो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन दे रहा है। फिर बात हो रखी है, देखो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स का मतलब रिपोर्ट्स के अनुसार। अकॉर्डिंग टू जो है वो दोनों मिलकर, ध्यान रखिएगा, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। अकॉर्डिंग टू जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस आर ट्राइंग टू हैंड ओवर द बॉडीज ऑफ द बांग्लादेशी अथॉरिटीज। कि रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है। देखो, पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब लगी है, पुलिस जो वर्ड होता है उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। पुलिस आर ट्राइंग टू हैंड ओवर, पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है किसकी? हैंड ओवर। हैंड ओवर का अर्थ होता है दोस्तों सौंपना। ऑफिशियली अगर हम कोई चार्ज या कोई भी चीज किसी को सौंप देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हैंड ओवर करना बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं कोई मैनेजर हूं और अगर मैं रिटायरमेंट हो गया मेरा, तो उसके बाद में जब मैं जाते वक्त मैं अपना चार्ज या अपनी जिम्मेदारी या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को सौंप के जाता हूं तो मैं उसको हैंड ओवर कर रहा हूं और ये ऑफिशियली सौंपने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा।
तो पुलिस क्या हैंडओवर कर रही है, देखो हैंडओवर आपकी वर्ब हो गई, हैंडओवर द बॉडीज ये क्या है, अब इसका ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट, हैंडओवर, हैंडओवर वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बॉडीज, टू द बांग्लादेशी अथॉरिटीज, बांग्लादेश के जो अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज का मतलब जो अधिकारी, ठीक है, ऑफिशियल्स की हम बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स है उनको यहाँ पर जो बॉडीज है उनको सौंपने की बात की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस आर ट्राइंग टू हैंड ओवर द बॉडीज टू द बांग्लादेशी अथॉरिटीज। तो छोटे छोटे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो वहाँ की जिला पुलिस जो है वो बांग्लादेश के अथॉरिटीज़ को, ऑफिशियल्स को, जो बॉडीज़ है, बॉडीज़ भी किसकी, जो एक इंसान जो मरा है उसकी 3 जो इंसान जो मरे थे, अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, जिनको चोर समझ के मार दिया गया था, उनको सौंपने की बात चल रही है। फिर आ रखा है देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ whether they are thieves or smugglers, such killing point to a lack of faith in the rule of law। देखो कितनी अच्छी बात कही है, इररिस्पेक्टिव का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि निरपेक्ष हम हिंदी में बोलते हैं। इररिस्पेक्टिव का अर्थ जो होता है वो एक तरह से हम शुद्ध हिंदी भाषा में अगर हम ले तो हम कह सकते हैं निरपेक्ष, मतलब बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी एक तरह से ज़्यादा कोई पक्षपात किए हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ, और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, इररिस्पेक्टिव के साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ, और ये सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करता है, इररिस्पेक्टिव वर्ड सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करता है। वेदर दे आर थीव्स और स्मगलर्स, देखो कि निरपेक्ष तौर पर बिना पक्षपात किए हुए, चाहे वो चोर हो चाहे वो स्मगलर्स हो जो स्मगलिंग करते हैं, सच किलिंग, और ऐसी जो हत्याएं हैं, देखो सच यहाँ पर नाउन, सच यहाँ पर एडजेक्टिव है और किलिंग यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है, सच किलिंग, ऐसी जो हत्याएं हैं, पॉइंट टू, वो इशारा करती है, हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, पॉइंट टू का अर्थ क्या होता है, इशारा करना, क्या इशारा करता है, अ लैक ऑफ फेथ इन रूल ऑफ लॉ, कि जो कानून है, ठीक है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कानून का जो शासन है उसमें लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास की कमी की तरफ इशारा करता है। तो मतलब ऐसी जो हत्याएं, जो लोग उनको चोर समझकर लोग जो मार रहे हैं, तो ये इशारा करता है कि लोगों का कानून में अब विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि कानून तो सजा देगा नहीं, तो क्यों ना हम सजा खुद ही दे दें, और ऐसी सजा को ही लिंचिंग कहा जाता है। लीडिंग टू अ जनरल लॉलेसनेस, और ये लीड कर रही है, मतलब लेकर जा रही है, कहा ना, लॉलेसनेस, अराजकता की तरफ। लॉ का अर्थ देखो, छोटे छोटे जो ये वर्ड्स होते हैं इनके मीनिंग को डिसाइफर करने की कोशिश किया करो। लॉ का अर्थ कानून हुआ, लेस का मतलब होता है एब्सेंस, और नेस नाउन के फॉर्मेशन के लिए काम आता है। जब किसी वर्ड के साथ में NESS जुड़ा हुआ होता है तो ध्यान रखिएगा वो नाउन का फॉर्मेशन बनाता है। तो यहाँ पर अराजकता की बात कर रहे हैं और ये नाउन है, ध्यान रखिएगा। और जनरल वर्ड फिर यहाँ पर क्या होगा, जनरल वर्ड एडजेक्टिव का कार्य करेगा क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, देखो अकॉर्डिंग टू जो है वो क्या है यहाँ पर सेंटेंस में, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नेशनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो 2017 का जो डेटा दिया है, विच वॉज रिलीज्ड, जो जारी किया गया था। जब देखो डेटा रिलीज होता है, आपके क्लोज टेस्ट में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है, डेटा जो होता है डेटा रिलीज किया जाता है, जिस तरीके से मूवी रिलीज होती है उसी तरह से डेटा जो है वो भी रिलीज होता है। और ये रिलीज कब किया गया था, इन अक्टूबर 2019, ईयर बिहाइंड, एक साल, ईयर बिहाइंड स्केड्यूल। अब देखो बिहाइंड का मतलब पीछे, एक साल बाद, ठीक है, कब, जो उनका जो एक स्केड्यूल था, उनका जो एक टाइम टेबल था उसके भी बाद में, ठीक है। अब देखो कहने का अर्थ क्या हुआ, 2017 का डेटा 2018 में जारी करना था, लेकिन उन्होंने 2018 में जारी करके उन्होंने कब किया, 2019 में, तो एक साल बाद उन्होंने जो डेटा है वो रिलीज किया है। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो आसाम है, आसाम में क्या है, हैज पोजीशन के लिए आया हुआ है,
वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट्स इन द कंट्री, के आसाम में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। दोस्तों वन ऑफ के बाद में जो आपका नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यहां पर देखो आपका नाउन कौन है, यहां पर आपका वन ऑफ के बाद में देखो द हाईएस्ट क्राइम रेट्स, मेन आपका नाउन कौन है, रेट्स, और इसके पहले ये जो एक्सप्रेशन लगी हुई है सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य कर रखा है। हम बात रेट्स की कर रहे हैं ना कि क्राइम की कर रहे हैं। तो आसाम में क्राइम का सबसे ज्यादा रेट रही है। अब रेट का मतलब कीमत नहीं है, मतलब जो क्वांटिटी की बात यहां पर हो रखी है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखो द स्टेट हैड 143 रजिस्टर्ड क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन। देखो जो स्टेट है, कौन सा स्टेट, आसाम की बात हो रखी है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझो। हैड का मतलब था, पास्ट की बात हो रखी है तो हैड आ गया। 143 रजिस्टर्ड कैसे, देखो ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, कि आसाम में देखो क्या था, पर लैक ऑफ पॉपुलेशन, यानी 1 लाख की पॉपुलेशन पर 143 रजिस्टर्ड केस हैं, ध्यान रखिएगा। और पर का जो मीनिंग है पर दोस्तों ए का सेंस देता है, और ये सेंटेंस में प्रेपोजिशन का फंक्शन देता है। पर जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो आसाम में 1 लाख की जनसंख्या पर 143 रजिस्टर्ड केसेस हैं। बट सच नंबर्स कैन ऑफन बी मिसलीडिंग, लेकिन ऐसे जो नंबर्स होते हैं, देखो बट लेकिन ये आपका कंजंक्शन है, सच नंबर्स ऐसा जो डेटा है या ऐसी जो संख्या है, ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। कैन वर्ब है आपका, ऑफन एडवर्ब है, ठीक है। ऑफन बी मिसलीडिंग, ये आपको मिसलीड करने वाली होती है। मिसलीड का मतलब किसी को कंफ्यूज करना या जो गलत मार्गदर्शन करना। ड्यू टू द आर्बिट्रीनेस इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स, देखो इस लाइन को बहुत बढ़िया से समझते हैं। आर्बिट्रीनेस क्या होता है, आर्बिट्रीनेस का अर्थ होता है मनमानी, ठीक है। आर्बिट्रीनेस का अर्थ होता है मनमानी, यानी टू डिसाइड और अरेंज विदाउट एनी रीजन और अनफेयरली। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे ये सी जो संख्या है, ये संख्या आपको मिसलीड कर रही है। मिसलीड क्यों कर रही है, क्योंकि क्राइम्स का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो मनमाने ढंग से हो रहा है। मतलब वहाँ के जो अधिकारी है या पुलिस ऑफिशियल जो है वो अपनी मर्जी से जो कानून जो है कि वो केस जो है उनको रजिस्टर करते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन या उन पर एफआईआर हुई नहीं है, तो वो जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता है। तो हम इस डेटा पर नहीं जा सकते कि इतने ही केसेस वहां पर बने हुए हैं। तो आर्बिट्रीनेस का अर्थ यहाँ पर दोस्तों मनमाने रूप से लिया गया है। और ये सेंटेंस में किसका फंक्शन दे रहा है, नाउन का, क्योंकि अभी हमने बात की थी जिस वर्ड के लास्ट में NESS होगा वो सेंटेंस में नाउन का फंक्शन देता है। ड्यू टू जो है, ठीक है, ड्यू टू का अर्थ दोस्तों रीजन होता है, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू जो है वो रीजन के लिए यूज किया जाता है। द वेरिंग स्टैंडर्ड्स, वेरिंग का अर्थ होता है अलग अलग तरह के, डिफरेंट हम बोल सकते हैं। द वेरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ prosecution of crimes across the country add further challenges to the rule of law। अब देखो द वेरिंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का अर्थ जो होता है जो अभियोग चलता है, जो ट्रायल चलता है, यहां पर इसका हम सेंस क्या ले सकते हैं, ट्रायल। अदालत की जो कार्यवाही होती है उसकी बात हो रखी है, यानी पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का अर्थ होता है पूरे देश में। जब हमें किसी भी जगह के जैसे ये सेंस दर्शाना होता है, कंप्लीट का सेंस दर्शाना होता है, तब हम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। जैसे अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, तो हम क्या कह सकते हैं, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द कंट्री। तो यहां पर बात हो रखी है कि जो पूरे भारत में जो ट्रायल के अलग अलग जो स्टैंडर्ड है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से जो ट्रायल होता है, अदालत की जो कार्यवाही होती है, वो भी हमारे कानून के सामने क्या करता है, ऐड करता है। फर्दर का मतलब होता है और आगे की, नेक्स्ट। फर्दर का अर्थ यहां पर है एडिशनल। वो भी हमारे कानून के सामने कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस क्या करता है, रखता है। तो कह रहा है जैसे कि हमारे जो भारत है वो बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें इतने सारे स्टेट्स है, हर स्टेट का अपना एक कानून है।
तो वहाँ पर जो अदालत की जो कार्यवाही होती है वो भी कई तरीके से होती है। तो ऐसे जो डाइवर्सिटी जो है ये भी हमारे कानून के सामने क्या एक तरह से चैलेंज है। फिर क्या क्या रखा, देखो एनिक्डोटल का अर्थ क्या होता है। देखो एनिक्डोटल का अर्थ होता है दोस्तों, एनिक्डोट एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है जो एक तरह से जो स्टोरीज जो होती है, मनगढ़ंत जो कहानियां होती है। एनिक्डोट का अर्थ क्या होता है, जो कहानियां होती है, ठीक है, दंत कथाएं हम जिनको बोल सकते हैं। एनिक्डोटल ट्रेंड्स सजेस्ट अ स्पाइक इन मॉब लिंचिंग। अब ये जो मनगढ़ंत जो कहानियां हैं इनका आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो क्या करता है, सजेस्ट अ स्पाइक इन मॉब लिंचिंग, यानी वो मॉब लिंचिंग को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। यानी आजकल क्या हो रहा है, जैसे फेसबुक वगैरह पर खूब सारी फेक न्यूज जो हो रही है वो स्प्रेड हो रही है। तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां आजकल जैसे चल रही है, या दंत कथाएं हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी जो दंत कथाएं जो है या जो स्टोरीज हैं वो आजकल जैसे मार्केट में ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो उनकी वजह से भी क्या हो रखा है, मॉब लिंचिंग होती है। ऑफन इंसाइटेड बाय मैलिशियस डिसेमिनेशन, और इन रिसेंट ईयर, हाल ही के दिनों में, देखो इंसाइट का अर्थ क्या होता है, इनकरेज करना, भड़काना, और ये किसके द्वारा भड़काया जाता है, मैलिशियस डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का अर्थ होता है प्रसार, फैलाना, स्प्रेड। डिसेमिनेशन का अर्थ क्या होता है, स्प्रेड, याद रखिएगा। डिसेमिनेट करने का अर्थ होता है किसी चीज को प्रसारण करना, फैलाना, और मैलिशियस का अर्थ होता है बैड या इविल, बैड या इविल। तो क्या क्या रखा है कि गलत तरीके से या गलत जैसे कोई क्या बोलते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, एक नेगेटिव जो है ना ओपिनियन के साथ, नेगेटिव थिंकिंग के साथ जो ऐसी जो स्टोरीज है वो फैलाई जाती है। तो ऑफन इंसाइटेड बाय मेलिशियस डिसेमिनेशन ऑफ फॉल्स एक्विजिशन ऑफ काउ स्लॉटर। तो ये जो मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये चीजें क्या है, भड़का कर लोगों में, ठीक है। और ये किसके द्वारा भड़काया जाता है, झूठी झूठी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर, और ये झूठे झूठे आरोप लगाकर। आरोप भी किसके, काउ स्लॉटर का, मतलब जो गोवंश की हत्या। स्लॉटर का अर्थ क्या होता है, हत्या। स्लॉटर क्या होता है, हत्या होता है। किडनैपिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का अपहरण, चोरी थ्रू सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज के माध्यम से जो गलत चीजें फैलाई जाती है, तो उसी का असर क्या है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में क्या हो रखी है, वृद्धि हो रखी है। एक्यूजेशन जो होता है उसका अर्थ यहां पर आरोप से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। एक्यूजेशन क्या है, आरोप। तो उसको हम दोबारा पढ़ सकते हैं कि एनेक्डोटल ट्रेंड सजेस्ट अ स्पाइक इन मॉब लिंचिंग। जो आजकल कहानियों का जो ट्रेंड चल रहा है, मनगढ़ंत जो कहानियां हैं उनका जो ट्रेंड चल रहा है, उसकी वजह से भी मॉब लिंचिंग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और ये मनगढ़ंत कहानियां किसके द्वारा क्या होता है, देखो ऑफन इंसाइटेड बाय मैलिशियस। और जो मॉब लिंचिंग होती है वो किसके द्वारा एनकरेज की जाती है, यानी मोटिवेट की जाती है, मैलिशियस डिसेमिनेशन ऑफ फॉल्स एक्विजेशन, यानी दुर्भावना के साथ में जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, प्रसार किए जाते हैं, चाहे वो काऊ स्लॉटर का हो, गाय की हत्या का हो, चाहे बच्चों के अपहरण का हो, चाहे चोरी का हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके वजह से ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं में दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है। फिर रखा है नेशनल, देखो द एनसीआरबी डिड कलेक्ट डेटा ऑन लिंचिंग। देखो इस लाइन को समझ सकते हैं, डिड कलेक्ट। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में जब हम डू वर्ब और डू वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब डू का मतलब डू, डज, डिड तीनों हो सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस में डू वर्ब के बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस में ध्यान रखिएगा एम्फेसिस को रेफर करता है। अदरवाइज क्या होता है, नेगेटिव में हम डू का यूज करते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में डू प्लस V1 का यूज करते हैं तो वो एम्फेसिस, अपनी बात पर दबाव डालना, अपनी बात पर प्रोमिनेंटली बात अपने कहने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पर क्या कह रखा है कि ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो संस्था है, ये डेटा तो कलेक्ट करती है ऑन लिंचिंग, ठीक है, इसकी ऐसे बात कर रखी है, यानी डिड लगा दिया, इसका मतलब पास्ट।
तो इस संस्था ने मॉब लिंचिंग का 2017 में हुए मॉब लिंचिंग का डेटा तो कलेक्ट किया था, लेकिन डिड नॉट पब्लिश दोज फॉर रीजन, लेकिन उस डेटा को कुछ रीजन के कारण उसको पब्लिश नहीं किया। In 2019 there was also a controversy over the usage of the word lynching, और 2019 में देयर वॉज ऑल्सो अ कंट्रोवर्सी, और एक कंट्रोवर्सी भी रहा है, मतलब विवाद भी रहा है, ओवर द यूसेज ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के प्रयोग पर। वर्ड कौन सा है? लिंचिंग। यानी 2019 में लिंचिंग वर्ड के प्रयोग पर भी कंट्रोवर्सी रही है। कब कंट्रोवर्सी हुई है? आफ्टर आरएसएस चीफ मोहन भागवत, आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा? टर्म्ड इट का मतलब होता है बताया। क्या बताया उन्होंने? एज एन अटेम्प्ट टू डिफेम इंडिया, कि ये इंडिया को बदनाम करने का एक अटेम्प्ट है, प्रयास है। 2019 में जो मॉब लिंचिंग वर्ड है ये भी एक तरह से विवादों में आ गया, जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इसको बताया कि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ भारत को डिफेम करने का एक प्रयास है। डिफेम का अर्थ बदनाम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसी भी पोस्ट के साथ में हम ध्यान रखिएगा आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन जब पोस्ट के साथ में हम उसका नाम मेंशन करते हैं तब आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल नहीं आ रहा है। वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थियरीज, वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थियरीज का अर्थ होता है जो देखो, वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थियरीज स्प्रेड फास्ट ऑन सोशल मीडिया। अब वाइल्ड का अर्थ होता है दोस्तों एक तरह से बैड हम ले सकते हैं। देखो वाइल्ड क्या होता है? वैसे तो जंगली, तो वाइल्ड का अर्थ होता है जो सोफिस्टिकेटेड नहीं हो, यानी जो नेगेटिव कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र। नेगेटिव जो षड्यंत्र होता है, ऐसी जो थियरीज होती है या ऐसी जो बातें होती है, स्प्रेड फास्ट ऑन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी फैलता है। यानी जो फेक न्यूज होती है वो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी से स्प्रेड होती है, फैलती है। बट वन कैन नॉट ओवरलुक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोलराइजिंग डायट्राइब्स, लेकिन वन कैन नॉट ओवरलुक, लेकिन कोई भी व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकता है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोलराइजिंग डायट्राइब्स। पोलराइजिंग का अर्थ होता है ध्रुवीकरण, ठीक है। हम जैसे गलत फैक्ट्स फैलाकर अगर किसी भी पक्ष को एक तरफ इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और फिर यहां पर जो वर्ड आया हुआ है देखो, डायट्राइब। डायट्राइब का अर्थ क्या होता है? बिटर वर्बल अटैक, बिटर वर्बल अटैक। तो क्या कह रखा है कि जो गलत थियरी होती है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैलती है, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते जो वर्बल अटैक होता है या हेट स्पीचेस दी जाती है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। और ये स्पीच किसके द्वारा दिया जाता है? इनिशिएट बाय पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर के द्वारा जिसकी शुरुआत की जाती है, इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। तो मतलब हम कह रखे हैं कि जैसे गलत चीजें जो होती है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैलती है, लेकिन हम इस बात को भी ओवरलुक नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि ये ऐसा इसलिए भी होता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने ध्रुवीकरण के लिए या अपने सपोर्ट को गेन करने के लिए वो क्या करता है? हेट स्पीचेस देते हैं। यहां पर डायट्राइब्स का अर्थ हम ले सकते हैं, देखो, बिटर वर्बल अटैक, बिटर वर्बल अटैक हम कह सकते हैं। रिलेटेड टू काउ प्रोटेक्शन, अब ये लीडर्स देखो गाय की रक्षा से संबंधित या मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर एंड रिलीजियस इशू, जो धर्म और जाति के नाम पर जो इश्यूज है उन पर जो अपने जो वर्बल डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं या हेट स्पीचेस देते हैं, तो उनकी वजह से भी ये जो मॉब लिंचिंग है वो होती है, ठीक है। द विक्टिम्स आर इनवेरिएबली फ्रॉम वल्नरेबल ग्रुप्स, और ये जो विक्टिम होते हैं, विक्टिम का अर्थ यहाँ पर कौन है? शिकारी नहीं, विक्टिम का अर्थ यहाँ पर पीड़ित। देखो जो किसी चीज से ग्रस्त है उसको विक्टिम बोलते हैं, ये है ना, यहाँ पर है जो ग्रस्त है, पीड़ित हम बोल सकते हैं। ये पीड़ित लोग जो होते हैं वो इनवेरिएबली फ्रॉम वल्नरेबल ग्रुप्स। अब देखो दो वर्ड यहाँ पर आपके लिए जानना आवश्यक है। विक्टिम यहाँ पर नाउन है, आर आपकी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब है। इनवेरिएबली फ्रॉम वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल का अर्थ होता है ऐसा इंसान जिसको
आसानी से हर्ट किया जा सकता है। वल्नरेबल का अर्थ होता है ऐसा इंसान जिसको इजीली हर्ट किया जा सकता है, इजीली जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब इस वर्ड को समझो। वेरिएबल का अर्थ होता है डिफरेंट और इनवेरिएबली का अर्थ होता है सेम। इनवेरिएबली का अर्थ फिर क्या हुआ? सेम। यानी ये जितने भी पीड़ित होते हैं वो सब के सब एक ही ग्रुप से होते हैं, और वो ग्रुप कौन सा? ऐसे लोग जिनको आसानी से हर्ट किया जा सकता है। एक तरह से कि ये लोग जो होते हैं ये गरीब लोग होते हैं, या वो समाज का एक ग्रुप होता है जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब ये कमजोर तबके के लोग होते हैं तो हर कोई इन पर दादागिरी कर लेता है। जैसे अब आप लोग हो तो इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, तो आप लोग इंग्लिश से डरते हो। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में जिनका हाथ साफ होता है, या इंग्लिश में वो बहुत ही ज़्यादा एट होम फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो इंग्लिश पर अत्याचार करना स्टार्ट कर देते हैं मेरी तरह। ठीक है, जो दिन भर इंग्लिश लैंग्वेज पर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो एक तरह से दादागिरी जो होती है वो भी उन्हीं लोगों पर की जाती है जो लोग जल्दी से डर जाते हैं। ठीक है, तो बी ब्रेव लैंग्वेज जो है वो भी आपके लिए बहुत आसान हो सकती है, लेकिन बस इसको सीखने वाला होना चाहिए। Whatever name one calls it by lynching are an abomination that must have no place in a democratic society। देखो कि ये लोग जो होते हैं ये उस समाज के उस ग्रुप से होते हैं जिनको आसानी से हर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वल्नरेबल का अर्थ होता है कि जो जिसको आसानी से इजीली हर्ट किया जा सकता है। Whatever name one calls it by, कि इन लोगों को कोई भी इंसान whatever चाहे किसी भी नाम से पुकारे। देखो, नेम वन कॉल इट बाय का मतलब इस ग्रुप को कोई भी लोग चाहे किसी भी नाम से पुकारे। लेकिन एक बात तो है, लिंचिंग जो है, ये जो मारपीट जो होती है, ये क्या है? एन अबोमिनेशन। अबोमिनेशन का अर्थ होता है एक ऐसा कार्य जो घृणास्पद है। अबोमिनेशन का अर्थ होता है जो घृणास्पद है। ये नाउन का कार्य कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, घृणास्पद, जो एक तरह से नफरत करने लायक है। दैट मस्ट हैव नो प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और ऐसी जो मॉब लिंचिंग है इसका एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक लोकतांत्रिक समाज में इसकी कोई जगह नहीं, नो प्लेस। विच इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ टू बी, और ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इंडिया को इस पर अपना गर्व है कि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। तो ऐसे सोसाइटी में मॉब लिंचिंग की कोई जगह नहीं है। फिर हमने कहा है, देखो अब देखो कि कंट्री के तौर पर हम उसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करते रहे। जब कंट्री की बात हो रही है, इसके लिए प्रोनाउन हमें चाहिए तो हम इट का प्रयोग करते हैं। लिंचिंग्स आर अ यूनिकली अनसेटलिंग डिरेलमेंट ऑफ गवर्नेंस। जो ये मारपीट होती है, लिंचिंग जो होती है, यूनिकली का अर्थ यहाँ पर देखो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। यूनिकली का अर्थ होता है स्पेशली, यानी विशेष रूप से किसी भी गवर्नेंस को, सरकार को, गवर्नेंस क्या होती है? जो शासन जो होता है, शासन को डिरेलमेंट करने का ही एक जरिया है। यानी ये लिंचिंग ये बताता है कि जो सरकार है वो पटरी से उतर चुकी है। डिरेलमेंट का अर्थ होता है अपने काम करने का जो तरीका है वो उन्होंने खो दिया है, या वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ट्रेन पटरी से उतर जाती है, उसी तरह से सरकार जो है वो पटरी से उतर चुकी है, यानी अराजकता की बात यहाँ पर हो रखी है। वायलेंट एक्ट ऑफ मॉब वायलेंस इज इटसेल्फ अ साइन ऑफ फेलियर, और कोई भी एक्ट ऑफ मॉब वायलेंस, जो मॉब वायलेंस होती है या मॉब लिंचिंग जो होती है, वो अपने आप में एक साइन है, एक सिंबल है फेलियर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, कानून का एप्लीकेशन। एनफोर्समेंट का मतलब होता है फोर्सफुली अगर कोई चीज अप्लाई की जाती है, इनको एनफोर्समेंट बोलते हैं। तो मॉब लिंचिंग से यह साबित होता है कि जो कानून है उसका सही ढंग से पालन नहीं हो रखा है। It is committed in an apparent consideration that there can be no legal recourse। तो it is committed in an apparent consideration, और ये इसका देखो there and that there can be no legal recourse। recourse का अर्थ क्या होता है? सपोर्ट। recourse का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट। तो it is committed in apparent consideration, और ये स्पष्ट है
कि देयर कैन बी नो लीगल रिकॉर्स, कि इन लोगों के पीछे कोई भी कानूनी सपोर्ट नहीं है। In an pathological subversion of principle, the police inaction in cases of mob violence is reciprocated by an apparent public sanction of extrajudicial punishment by the police। अब गाइस मैं जाते जाते एक छोटी सी लाइन जो है इसका मैं एक्सप्लेनेशन में चाहूँगा कि आप लोग खुद मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दो, ताकि मैं आप चेक कर सकूँ कि आप लोग किस तरीके से लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो हर एक आर्टिकल में मैं कुछ लाइंस जो है वो आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, ताकि आप लोग भी समझ जाओ कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। रेसिप्रोकेट का अर्थ वैसे आपको मैं बता दूं, जो म्यूचुअल होता है, दो तरफ से होता है, ठीक है, उसको रेसिप्रोकेट हम बोलते हैं। द्विपक्षीय यानी जो दोनों तरफ से किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी देखो, जैसे हमने ये आर्टिकल पढ़ा है तो हमने इसमें वर्ड पावर भी हमने देखा है, हमने मेनली ये भी समझा है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में नाउन है या प्रोनाउन है, इस तरीके के फीचर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। तो हम जो इस तरीके से अगर कोई एडिटोरियल या कोई भी जो टेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो इससे हमारी लैंग्वेज के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप होती है, वो वास्ट होती है। और एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन जो हमने नहीं सुने होंगे वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सेशन जो है जो उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो बने रहिए, इनको बार बार देखिए। इसी सेशन को अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे। अब इसमें आप क्वेश्चन को मत ढूंढो कि इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, एक्चुअली ये आपकी थिंकिंग को ये इलैबोरेट कर रहा है, थिंकिंग को आपको जो है उसको डेवलप कर रहा है। तो इससे आप एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपकी थिंकिंग कैलिबर को डेवलप होने में। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे। जय